बच्चों, हमारे सामने अभी शिक्षक भर्ती की तीनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। रीट में तो अनुमानित महीने भर का समय है। उसके बाद सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और फिर सेकंड ग्रेड की तिथियां भी हमारे सामने आ चुकी हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ रह के विद्यासागर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह से रीट में नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एनईपी 2020 आज हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, इसलिए ये हर जगह आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स में भी गारंटी से इस पे प्रश्न आएंगे। और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में पहला जो पेपर होगा, उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में भी आरटीई 2009 के तरह एनईपी 2020 का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आज के इस सेशन को पूरा देखना। ये सेशन इसलिए भी खास है कि हमारी दो बुक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता तथा थर्ड ग्रेड मेंस। कमाल की पुस्तकें हैं। पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा इनका रिस्पॉन्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नए टॉपिक जोड़ने से पहले हमारी बुक को ले लिया था, तो ये मेरी क्लास उन बच्चों के लिए भी है। हालांकि विद्यासागर एप्लीकेशन पे हमने दो जगह ये नए जो टॉपिक्स जुड़े हैं, एनईपी 2020, एफएलएन, ईसीसीई और कल्याणकारी योजनाएं, इनके इनकी पीडीएफ दो जगह हमने विद्यासागर पे अवेलेबल करवाई हैं। आप उनको भी देखिए अगर आपने इससे जस्ट पहले वाली बुक्स ली हैं तो। और अभी कल या 3 दिन से तो हमारी एकदम अपडेट बुक आ रही है, और ये मैं अपनी बुक का ही पेज आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक खास बात और है कि आपको इसमें समझना है कि कौन सी चीजें पढ़नी है और किस तरह से चीजों को छोड़ना भी है। सबसे पहली बात देखो बच्चों, भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 शॉर्ट में एसडीजी 4, देखो हिंदी को इंग्लिश में कितना छोटा सा लिखते हैं, एसडीजी 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। अब इसको आप देखिए, हमने हर जगह पे स्मार्ट फैक्ट डाले हैं और कितना आसानी से हमने बता दिया कि स्मार्ट फैक्ट में एसडीजी 4 क्या है। दरअसल एसडीजी शॉर्ट फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हिंदी में हम सतत विकास के लक्ष्य बोलते हैं। बच्चों, ये कहानी शुरू हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जो चीज प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो वहां साहब पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसे लक्ष्य तो निर्धारित किए जाएं जो पूरी दुनिया के व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना दें, आबादी को बेहतर बना दें। तो ये शॉर्ट में हमने यहाँ भी दिया है। देखो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में 1992 में शुरू हुआ था, फिर बीच में कुछ और बेंचमार्क थे। फिर 2015 में क्या हुआ था, विश्व स्तर पर शांति और समृद्धि के लिए द 2030 एजेंडा निर्धारित किया गया था। इसमें 2030 एजेंडा निर्धारित किया 2015 में, ठीक है, जिसमें कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये जो 17 लक्ष्य हैं ये कहलाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इन्हीं में से चौथा जो लक्ष्य है वो है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो गोल्स थे, मैंने मेरी ऑनलाइन विद्यासागर प्लेटफॉर्म की क्लासेस में आपको और भी डिटेल में बताया है। तो जिन बच्चों के पास कोर्स है और जिनके पास नहीं है वो अब भी इंजॉय कर सकते हैं हमारे कोर्स को लेके। जैसे पहला लक्ष्य था वहाँ पे कि गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। दूसरा लक्ष्य था जीरो हंगर, भूख मिटा दें, कोई भूखा ना रहे। तीसरा लक्ष्य था आपका गुड हेल्थ एंड वेल बींग। और चौथा लक्ष्य था सबके लिए शिक्षा, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा लक्ष्य था जेंडर इक्विटी। तो इस तरह से ये जो लक्ष्य तय किए हैं, कुल देखो ये करंट में भी पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली संस्कृत विभाग की परीक्षा में हर जगह ये प्रश्न आए हैं कि साहब कुल कितने लक्ष्य थे, तो आप बोलेंगे 17 थे। आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ये जो 17 लक्ष्य थे, इनमें एसडीजी 4 कौन सा है, तो शिक्षा वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन से एसडीजी पे डिपेंड है, तो हम बोलेंगे एसडीजी 4 पे निर्भर करती है। और ये जो 17 लक्ष्य हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम बोलेंगे द 2030 एजेंडा।
इस तरह से आपको पढ़ना है और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। मैं कहता हूँ कोई चीज़ बाकी ना रहेगी, एक-एक चीज़ करके हम लेंगे। हालाँकि मैं तो उन बच्चों के लिए भी मेरी ये जो न नए टॉपिक्स जुड़े हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह हैं, उनको पूरा कराऊँगा। आज बच्चों में एक बात आपको और बता दूँ, मैं चूँकि स्मार्ट बोर्ड से आज दूर हूँ, है ना, गाँव में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं थोड़ा-सा एक बच्चों के साथ इंटरैक्ट करूँ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। प्रतिभा सीरीज़ भी बहुत जल्दी वापस मैं शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी, इसी आने वाले वीक में। तो हमारे साथ बने रहें, आपको मज़ा आएगा। चलिए बच्चों, तो अभी क्लियर हुआ एसडीजी 4 क्या है? ओके। उसके बाद देखिए, फिर आगे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि साहब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी नीति है जिसका लक्ष्य भारत की शिक्षण प्रणाली में बदलाव करके 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी इंडिया को एजुकेशन में पावर हब बनाना है। 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। हर एक लफ्ज़ से सवाल आते हैं, मैं आपको बता दूँ, अभी हमने हमारी रीट की बुक में सेकंड ग्रेड में आपने देखा होगा 17, 18, 20 में से हूबहू छपे हैं। मेरे चैनल के पुराने सॉल्यूशन वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, विद प्रूफ देख सकते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक है, वो इस बात को जानते हैं कि हमने 70% सेकंड ग्रेड के सिलेबस को कवर करने की रीट वाली बुक दी थी और उसी में से 17-18 प्रश्न आए हैं 20 में से। निश्चित रूप से आगे भी आएँगे। चलिए, तो 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करना एक लक्ष्य है किसका? एनईपी 2020 का। दूसरी बात, एनईपी 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जो 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। तो कितने प्रश्न बन गए कि साहब ये शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद आई है? 34 वर्षों बाद आई है बच्चों। किसका स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। मैं तो आपको यहाँ भी बता दूँ बच्चों कि हमने तो हमारी जो क्लासेज़ हैं कोर्सेज़ की, उसमें आपको 1968 की शिक्षा नीति, जो कि कोठारी कमीशन के बेस पे थी, उसके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट बातें परीक्षा में आती है वो भी बताई है। 1986 की शिक्षा नीति भी हमने आपको बताई है। हमने पीओए 1992 भी बताया है। इतना ही नहीं, हमने राममूर्ति समिति और जनार्दन रेड्डी समिति के बारे में भी बताया है। लेकिन यहाँ इस बुक में भी हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई है। एक-एक बात महत्वपूर्ण है, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है। पहली बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा जनवरी 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम, बच्चों, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति के बारे में आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिलेगा, क्यों बनी थी ये दरअसल 1986 वाली शिक्षा नीति और आरटीई 2009, क्यों बनी थी ये 1986 वाली शिक्षा नीति और आरटीई एक्ट 2009 का रिव्यू करने के लिए बनी थी और शिक्षण शैक्षिक प्रणाली में सुधार करने के लिए बनी थी, जिसने 2017 में 16-17 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, मैं आपको बता दूं। उसके बाद ध्यान रखना, चूंकि पहले मैं आपको बताऊं, जब टीएसआर सुब्रमण्यम समिति बनी थी तो टीएसआर सुब्रमण्यम समिति को अधिकार दिए गए थे काफी, और लगता था कि साहब आप ही स्टीयरिंग कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन होने वाले हैं, क्योंकि तब सरकार का उद्देश्य था एनईपी 20167 लाना। 2016-17 की एनईपी लाने का एक उद्देश्य था सरकार का। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में इस कमेटी की जगह फिर एक ड्राफ्ट कमेटी दूसरी बनी और इसको केवल सुझाव वाली कमेटी के रूप में शामिल किया गया। और वो दूसरी महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो कौन सी थी? वो थी एनईपी 2020 की रूपरेखा। इसरो प्रमुख डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, जो कि के कस्तूरीरंगन के नाम से मशहूर हैं, ने 484 पेज का द ड्राफ्ट एनईपी 2019 के नाम से प्रस्तुत किया, जिसको बाद में एमएचआरडी ने जारी किया। और फिर सेंट्रल कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को एनईपी 2020 को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब मंजूरी दी गई उसी वक्त एनईपी 2020 लागू हुआ। और इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि साहब एमएचआरडी ने जारी किया। तो चूंकि ये बात है 2019 तक एमएचआरडी था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट था। लेकिन जैसे ही नई शिक्षा नीति बनती है तो 2020 में गठन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। भारत में शिक्षा मंत्रालय का वापस गठन हुआ। कब से? जब 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय के स्थान पे एमएचआरडी बना दिया था और अब वापस शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। और अभी इसमें धर्मेंद्र प्रधान साहब इसके कौन है? अध्यक्ष भी हैं साहब। तो बच्चों ये बात समझ में आ रही है? इतना ही नहीं बच्चों, अगली बात, के कस्तूरी रंगन
एनईपी 2020 की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और खास बात, 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय के नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के निर्माण के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। और दरअसल ये जो स्टीयरिंग कमेटी है, ये नए एनसीएफ बनाने के लिए है। तो एनसीएफ की बात भी हम आगे चल के करेंगे इसी बुक में। अब आगे देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांत, तो कुछ बेहतरीन बातें हैं, जैसे कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो ये एफएलएन है आपका। फ्लेक्सिबिलिटी, हमने इस बुक में इतनी बेहतरीन चीजें आपके लिए दी हैं। देखो, अब देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट फैक्ट, ओके ये स्मार्ट फैक्ट है। इस स्मार्ट फैक्ट में क्या है बच्चों? इस स्मार्ट फैक्ट में एनईपी 2020 के 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं। पहला है पहुंच, एक्सेस। दूसरा है समता, इक्विटी। तीसरा है गुणवत्ता, क्वालिटी। चौथा है वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी। और पांचवा है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। हर एक बात में कोई कॉन्सेप्ट है बच्चों। पहुंच का मतलब ये हुआ कि साहब शिक्षा तक हर बच्चे की पहुंच हो। ऐसे क्षेत्र जो वंचित क्षेत्र हैं, वहां भी स्कूलें खोली जाएं, ताकि हर बच्चा वहां तक जा सके, अप्रोच हो जाए उसकी, दूर ना हो मंजिल। और मंजिल कौन सी है बच्चों की? SDG 4 के अनुसार वो है इक्विटेबल और इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन लेना। तो पहुंच हर बच्चे की हो स्कूल तक। समता, समता का मतलब यह है कि साहब किसी भी तरह से कोई डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, वो चाहे आपके सामाजिक दृष्टि से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो, भाषा की दृष्टि से हो, या फिर CWSN किसी भी निर्योग्यता की दृष्टि से हो, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सबको शिक्षा में शामिल करें, इंक्लूजन करें और सबको शिक्षा लेने का समान अधिकार हो। इसको बोलते हैं इक्विटी। जाति, धर्म, किसी आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये इक्विटी है। तीसरी बात है क्वालिटी, गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब ये है कि साहब अब तक ये होता आया था कि साहब 12वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली, लेकिन वास्तव में एलोज तो कुछ मिले ही नहीं, वास्तव में समझ में तो कुछ आया ही नहीं। तो गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब है शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चों को वास्तव में जो उद्देश्य हैं वो पूरे होने चाहिए, वास्तव में प्रतिफल मिले। इसके बाद अफोर्डेबिलिटी, किफायती। देख रहे हैं आप, जब एजुकेशन का सिस्टम ऐसा हो कि साहब उच्च स्तरीय पब्लिक स्कूल में तो केवल वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो लाखों करोड़ों का कैपिटेशन फीस दे सकते हैं। शिक्षा किफायती हो। 21वीं सदी के भारत में शिक्षा हर एक को मिले, साथ में ऐसी चीजें आप सोच सकते हैं कि हायर लेवल की जो चीजें, इंजीनियरिंग, कोई एमबीबीएस करता है और वो सरकारी स्कूल की जो फीस है उसमें हो जाए तो कितना बेहतर होगा। ये लक्ष्य है बच्चों, ये पिलर है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। जहां अकाउंटेबिलिटी है, जापान याद आता है मेरे को। हर किसी की जिम्मेदारी है, इसलिए कोई वहां पे कचरा नहीं करता। हर किसी की जिम्मेदारी है, इसलिए कोई वहां पे चोरी नहीं करता। हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। काश अपने यहाँ भी ऐसा हो। तो ये भी लक्ष्य है कि साहब जवाबदेहिता में वो शिक्षक अपना धर्म पूरा करे, वो स्कूल अपना कर्तव्य पूरा करे, वो संगठन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पूरा करे। तो फिर कौन सी कमी रह जाएगी? तो 5 बड़े ही महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। परीक्षा में आपको प्रश्न मिलने वाला है, दे देंगे कौन सा एनईपी 2020 का एक स्तंभ नहीं है। इन 5 में से 3 आ जाएंगे, कोई एक दूसरा दे देंगे। ओके, इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुल 4 भाग और 27 अध्याय हैं। कौन जाने ये वाली बात परीक्षा में आ जाए। जैसे हम पढ़ते हैं ना आरटी के कितने धाराएं और कितने अध्याय हैं। राजस्थान वाली नियमावली 2011 में 29 धाराएं, 10 अध्याय हैं। आरटी में 38 धाराएं, बात समझ आ रही है आपको, और 7 अध्याय। तो उसी तरह से इसमें भी कोई बात आ सकती है। अब देखो, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। पहला जो भाग है ना, स्कूली शिक्षा, इसको इस बार जो रीट में नए टॉपिक्स जोड़े हैं, इसको इतना इतना मान दिया गया है कि एनईपी 2020 में स्पेशली इन चीजों पे फोकस करना है। किस पे? पहली ही बात आपको अलग से दे दी है टॉपिक के रूप में, और वो क्या है? प्रारंभिक सिलेबस में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव है, जिसको हम ECCE के नाम से पढ़ते हैं बच्चों। मेरी अभी जो क्लासेस हुई हैं एनईपी 2020 पे अपने ऑनलाइन विद्यासागर प्लेटफॉर्म पे, उसमें नेक्स्ट क्लासेस 1-2 दिन में शुरू होने वाली है बच्चों। तो वहां तो कमाल की हम क्लास लेंगे ही, सेशन कमाल के होंगे ही। यहाँ भी मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो वंचित रह गए हैं, दूर दराज बैठे हैं, तो उनको भी ये बुक की कमाल की बातें मैं बता रहा हूँ। तो पहला ही टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसको ECC के नाम से हम पढ़ते हैं। और ECC पे तो प्रश्न आना ही आना है बच्चों, जानते हो ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा देखिए, दूसरा ही बिंदु है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसको हम पढ़ते हैं FLN के नाम से। FLN के नाम से अलग से टॉपिक इस बार भी रीट के नए जोड़े गए टॉपिकों में दिया गया है।
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसी तरह से टीचर भी दिया गया है, स्कूलों में पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, पेडागोजी तो हर जगह महत्वपूर्ण रहती ही है। तो इस तरह से 6 नंबर का देखिए आप, 6 नंबर तो यहाँ पे एक तो पहले नंबर का टॉपिक अलग से बहुत डिटेल में मैं ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। एक दूसरा एफएलएन, पहला ईसीसीई, दूसरा एफएलएन और तीसरा 6 नंबर वाला है समतामूलक और समावेशी शिक्षा। ये क्या है? ये वही आपका इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल है। तो ये छठा, ये 3 तो दिए ही दिए हैं, एक शिक्षक भी छोटा टॉपिक दे रखा है, तो 4 टॉपिक हम वहाँ भी पढ़ते हैं, साथ में पेडागोजी की बात भी करेंगे, ठीक है ना? और यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन का, इसकी भी बात करेंगे। ये केवल वहाँ ही नहीं, इस बुक में भी आपको मिलेंगे और बहुत डिटेल में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली। इतना भी नहीं कि सब कोई एक्स्ट्रा बात हो, हमने हमारी इस बुक में ना तो कोई फालतू की चीज़ डाली है और ना कोई क्वालिटी वाली बात छोड़ी है, तभी तो इतना इतना अपनी एक्यूरेसी रही है, स्ट्राइक रेट इतना शानदार रहा है। चलिए, तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई उच्चतर शिक्षा के बारे में बात करें, तो देखो 4 भाग हैं मोटे तौर पे। पहला स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें 8 अध्याय होंगे और स्कूली शिक्षा के बाद फिर उच्चतर शिक्षा वाला दूसरा भाग आ जाएगा, जिसमें भी 9 से 19 तक अध्याय होंगे। इसमें कॉलेज लेवल की बातें आएँगी, किस तरह से पुनर्गठन होता है। आपको पता है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन? अभी 2-3 दिन से एक चर्चा चल रही है, पता है ना आपको? कि साहब अब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए नेट, जेआरएफ, पीएचडी की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फ्री स्ट्रीमिंग होगी। मतलब आपने अगर नेट या जेआरएफ कर लिया केमिस्ट्री से, तो भी आप हिंदी के प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। फ्री स्ट्रीमिंग है, कभी भी एग्ज़िट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारी बातें हम कर भी चुके हैं, पहले आपको याद है ना? यानी किसी भी स्तर पे हम छोड़ सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करी है, मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट से करी है, तो आप किसी भी और सब्जेक्ट से नेट कर सकते हैं। आपने अब तक नेट भी किसी और विषय में की है, तो उसके बाद आप पीएचडी किसी और विषय में भी कर सकते हैं। तो कमाल की चीज़ें हैं, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात होगी। और संस्थागत पुनर्गठन में अभी यूजीसी से लेके सारे एनसीटी से लेके इन सब की जगह आपको पता है ये क्या आ रहा है? इन सब की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI भी आ चुका है। इन सब के बारे में भी गारंटी से प्रश्न आएँगे, जिनके 4 वर्टिकल्स हैं। वो सारे भी इस बुक में एक-एक दे रखे हैं और मैं सब पढ़ाऊँगा आपको यहाँ पे। अगर आपको ये मेरी मोबाइल वाली क्लास अच्छी लगती है तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो ये रहेगा किसमें? दूसरे अध्याय में, ठीक है? उसके बाद तीसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय हो ही चुका है, ठीक है? उसके बाद तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में क्या है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की बात करें। प्रौढ़ शिक्षा पहली बार 1986 वाली शिक्षा नीति में राजीव गांधी लेके आए थे, लेकिन यहाँ भी प्रौढ़ शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषाओं की बात करें, प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है? फिर किस तरह से क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन में वही आ गया ना, आपके वित्त पोषण कौन करेगा, आपका वो अम्ब्रेला टर्म जो है, अभी मैंने आपको जो बताई वो सारी बातें। इसके बाद बेहद महत्वपूर्ण, देखो बच्चों, बुक में तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है ये, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। ये क्या है बच्चों? देखो ये है पैटर्न, नवीन शिक्षा नीति का पैटर्न 5+3+3+4। इससे पहले 10+2+3 था, पर स्कूल एजुकेशन 10+2 ही था, ठीक है? तो 10+2 में क्या था? पहली से 10वीं तक 10+2+3 लेके आए थे राजीव गांधी 86 वाली शिक्षा नीति में। तो 10वीं तक 10 क्लास हो गई, ये 10, उसके बाद 11वीं 12वीं 2, तो 10+2 पैटर्न था। कॉलेज को शामिल कर लेंगे तो 10+2+3 होगा। इसमें क्या कर दिया? इसमें 5+3+3+4, ये बात तो गारंटी से परीक्षा में आने वाली है, किसी भी रूप में पूछ लेंगे। तो 4 स्टेजेस नई शिक्षा नीति में आई हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहली स्टेज की हम बात करें तो 5 का मतलब 5 वर्ष लगेंगे, पर 5 वर्ष में केवल पहली और दूसरी क्लास ही होगी, बाकी उससे पहले के जो 3 साल होंगे, पहली क्लास और दूसरी क्लास के 2 साल हो गए ना, बाकी कुल 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्ष में पहले के 3 साल कौन से होंगे? वो आपके ईसीसी वाले होंगे, वो प्री प्राइमरी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी वाले होंगे। तो 3 साल तो आपके हो गए आंगनबाड़ी के, फिर चौथा साल हो गया आपका क्लास 1 का और 5वां साल हो गया क्लास 2 का। यहाँ देखिए बच्चों, बच्चा एडमिशन लेगा जब स्कूल में, तो उसकी आयु होगी 3 वर्ष, क्योंकि पर 3 वर्ष का वो पहली कक्षा में नहीं होगा, बल्कि आंगनवाड़ी में रहेगा, प्री स्कूल में रहेगा, तो यहाँ 3 साल बिता देगा वो। ये 3 साल आपके आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका के होंगे। उसके बाद फिर पहली क्लास में आएगा, तो फिर 4 साल हो गए और फिर दूसरी क्लास 5 साल हो गए। तो इस तरह से 5 साल, पहला जो है ना 5 जोड़ 3 जोड़ 4, तो उसमें पहला जो 5 है, वो यहाँ पे खत्म होता है। और साथ में मैं आपको बता दूँ, 3 साल का बच्चा एडमिशन लेगा और जैसे 5 साल पूरे हो जाएँगे तो 8 साल का आ जाएगा। तो इसका एज ग्रुप भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना? इसका एज ग्रुप है 3 से 8।
इसका नाम भी पूछेंगे आपको परीक्षा में, तो बच्चों इसका नाम हमने इधर दे रखा है फाउंडेशनल स्टेज। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, हमने अपनी बुक में भी वही दिया है जो परीक्षा में पूछेंगे। क्योंकि कोई अगर इसका हिंदी अनुवाद करना चाहेगा, जैसा कि पूरे राजस्थान में लोग बाग करते हैं, जिनसे आप पढ़ भी लेते हैं, तो वो बातें एग्ज़ाम में दूर-दूर तक आपको कोई हेल्प नहीं करेंगी। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी ये शब्द आएँगे परीक्षा में, तब आप बोलोगे सर चेहरा दिखता है। तो अभी मैं बात कर रहा था, पहले 3 साल का आया और 8 साल का हो गया, पहले 5 साल उसके हो गए किसमें? फाउंडेशनल स्टेज में, जिसमें कक्षा हुई केवल 2 ही। उसके बाद दूसरी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें कितना समय बिताएगा? पहले 5 जोड़ 3, इसमें 3 साल बिताएगा। पहले वाले में 5 साल बिताए, फिर 3 साल बिताएगा तो 8 साल का इस स्टेज में एडमिट होगा वो प्रिपरेटरी में, और 3 साल होते 11 साल का होगा तो ये प्रिपरेटरी स्टेज पूरी हो जाएगी। अब 3 साल में 3 क्लासेस होएँगी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसका नाम रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज। फिर जाएगा वो मिडिल स्टेज में, तो 5 जोड़ 3 वापस 3 है, तो 11 साल का इंटर किया, फिर 14 साल का इसमें इससे मिडिल स्टेज को पार कर जाएगा। तो इसमें भी 3 क्लास होंगी तो बहुत आसान रहेगा। 3 क्लास होंगी, 5वीं के बाद कौन-सी? छठी, 7वीं और 8वीं। और उसके बाद लास्ट वाला है +4। देखिए +4 है ना? तो +4 का मतलब फिर वो 11 से 14 हुआ तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ गया। ये एज ग्रुप आ गया 14 से 18। और क्लास की बात करें तो फिर क्लास 8 के बाद 9th, 10th, 11th और 12th, मोटे तौर पे 4 स्टेज हैं। पहली स्टेज का नाम है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी स्टेज का नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज, चौथी स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्कूल। और ये पैटर्न क्या कहलाएगा बच्चों? 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 के नाम से कहलाएगा। और नया ढांचा इसको बाकायदा हमने देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली दिया है कि नया ढांचा बनेगा 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 वाला। लेकिन इसमें खास बात है, इसमें पेडागोजी वाली चीजें शामिल होंगी। अब फाउंडेशनल स्टेज पहली जो है 3 से 8, इसमें क्या होगा? इसमें बच्चे का चूंकि तीव्र मानसिक विकास होता है, हम समझते हैं ना, शिशु अवस्था में विकास की दर तीव्र होगी। फिर क्या होगा यहाँ पे खेल के द्वारा शिक्षा देंगे, प्ले प्ले भी मल्टी लेवल प्ले वगैरह होंगे इसमें, मल्टी डायमेंशनल प्ले होंगे, और खोज के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा? यहाँ खेल और खोज तो रहेगा ही, इसके साथ-साथ औपचारिक योजनाबद्ध तरीके से भी शिक्षा देंगे। मिडिल स्टेज में क्या रहेगा? मिडिल स्टेज में सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बताने लग जाएँगे और किशोरावस्था की तैयारी होगी। और सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? उच्च शिक्षा की तैयारी होगी, युवा वयस्क बनने की ओर कदम बढ़ाएगा। लेकिन इतना ही नहीं बच्चों, इसके बाद हमने बाकायदा एक-एक चीज़ को और क्लियर किया है, जिनको मैं आपको, चूँकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि ऐसी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आप विद्यासागर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हमसे एन्जॉय कर रहे हैं पढ़ने का, या फिर आपने हमारी बुक ली है। अगर ये तीनों ही काम आपने नहीं किए, तो फिर तो मैं आपके लिए क्या बोलूँगा, बस पढ़ते रहें, खुश रहें, और जल्दी कल ही मैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, चाहे मोबाइल से, गाँव से या स्मार्ट बोर्ड से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।